नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को चुस्त करने के लिए सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। डीजीपी को पद से हटाया गया है और एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि मुकुल गोयल के अलावा कई और अधिकारी भी रडार पर हैं। मुकुल गोयल के करीबी अफसरों पर भी गाज गिर सकती है और ये भी जानकारी मिल रही है कि 3 और बड़े अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी में सरकार है। डीजीपी रहे मुकुल गोयल के करीबी अफसर नप सकते हैं। एडीजी रैंक के 3 और अफसरों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को पद से हटा दिया गया है और अब जानकारी यह भी मिल रही है कि केवल डीजीपी ही नहीं बल्कि 3 और अफसर एडीजी रैंक के जो हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है और मुकुल गोयल के करीबी अफसर भी नप सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है, पूरा एक्शन हुआ है, क्या उन एडीजीज के बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि क्या पैमाना हो सकता है? जैसे मुकुल गोयल को तो साफ तौर से कह दिया कि विभागीय कार्यों में रुचि नहीं थी। बिल्कुल अवधेश, देखिए डीजीपी मुकुल गोयल पिछले कुछ महीनों से चर्चा में इसलिए थे कि वो काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। उनका इंटरेस्ट नहीं था। जिस तरह से जो एक डीजीपी स्तर के अधिकारी का काम होना चाहिए वो काम नहीं कर रहे थे और इसी तरह से उनके कई जो मातहत हैं, जो उनके करीबियों में गिने जाते हैं, वो भी काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे बिल्कुल। जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में पिछले अगर 2-3 महीनों में देखें तो कानून व्यवस्था ध्वस्त रही। विपक्ष लगातार हमलावर हुआ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्राइम को लेकर। क्राइम इतना बड़ा और सबसे बड़ी बात, क्राइम पुलिस वालों ने ही किया। चंदौली की घटना में पुलिस के दामन पर दाग लगे, ललितपुर की घटना में पुलिस दागदार हुई, इसके पहले गोरखपुर में पुलिस दागदार हुई थी, कानपुर में कई बार पुलिस के ऊपर आरोप लगे, कई युवक के किडनैप और मर्डर का केस था जिसको लेकर बड़ा हल्ला मचा था। सोशल मीडिया पर हल्ला मचा, विपक्ष ने मुद्दा बनाया। पुलिस लगातार, अगर हम देखें तो डीजीपी मुकुल गोयल का कार्यकाल 11 महीने का था और वो लगातार अपने काम में असफल साबित हो रहे थे, फेल्योर साबित हो रहे थे और ये चर्चा चल रही थी कि उनको कभी भी हटाया जा सकता है, सम्मानजनक तरीके से हटाया जाएगा। चूंकि बहुत बड़ा पद होता है, बहुत प्रतिष्ठित पद होता है डीजीपी का, इसलिए उनको सम्मानजनक तरीके से हटाने की तैयारी थी। लेकिन अब पानी नाक के ऊपर से गुजर चुका था। जिस तरह से ईद के पहले एक सूची आईपीएस अफसरों की बता रहे थे कि जारी होगी, लेकिन वो रुकी रही। आईएएस के तबादले हुए लेकिन आईपीएस के नहीं हुए। इसलिए नहीं हुए क्योंकि शासन बहुत गंभीर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बहुत गंभीर थे और ये तय था कि डीजीपी को किसी भी दिन, यानी किसी भी दिन, एक दिन, आज, कल, परसों, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन पहले कभी भी हटाया जा सकता था और वो दिन आज आ गया। अचानक सामने आता है कि डीजीपी मुकुल गोयल को हटाकर कोशिश ये की जा रही थी कि डिप्यूटेशन पर भेज दिया जाए। सम्मानजनक तरीका होता उनकी यूपी से विदाई का, डिप्यूटेशन से ही वो आए थे, लेकिन ये सम्मानजनक तरीका नहीं था जिस तरह से उनको हटाया गया और डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया, जो एक शंटिंग का पोस्ट माना जाता है, शंटिंग का पद है और कहा जाता है कि ये पनिशमेंट पोस्टिंग होती है। ऐसी चर्चा पुलिस महकमे में है कि इसको पनिशमेंट पोस्टिंग कहते हैं। तो अब वो वहां पर डीजी बनके बैठेंगे। उनके साथ ही गाज गिरेगी कई और अफसरों पर। जो ईद के पहले लिस्ट आनी थी आईपीएस की, अब उस लिस्ट में तमाम ऐसे नाम शामिल होंगे जो डीजीपी मुकुल गोयल के करीबी अफसर हैं और इसमें से एडीजी स्तर के कई अफसर हैं और जो हाल में ही एडीजी बने हैं, कुछ की पोस्टिंग भी हुई है, उनके नाम चर्चा में है कि उनको भी अगली सूची जो आएगी। चूंकि आज डीजीपी का तबादला हो गया है, उनको हटा दिया गया है पद से और उसके बाद जो अगली लिस्ट आने वाली है वो देर रात भी आ सकती है, आज में या कल भी आ सकती है। मुख्यमंत्री के ऊपर है कि वो आज रात में साइन कर देंगे। लिस्ट तैयार है, देखिए ईद के पहले से लिस्ट तैयार है, लेकिन उस पर मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चूंकि बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में थी, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी कि कैसे क्या करना है, पुलिस व्यवस्था को सुधारना है। आप देख रहे हैं कि विपक्ष ने लगातार हमला किया, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, प्रियंका गांधी हो, संजय सिंह हो, आम आदमी पार्टी के, सबने हमला किया। कानून व्यवस्था जिस पर पूरी सरकार का दारोमदार टिका था, जो सबसे मजबूत पक्ष है। अगर आप देखें पिछले कई सालों में जो भी सरकारें आई हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में खड़े हुई हैं, हमेशा वार झेले हैं, जंगल राज कहा जाता है। लेकिन योगी की पहली कार्यकाल में और योगी के दूसरे कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर को ही बेस बनाकर लोगों ने वोट दिया था और इस आधार पर वोट दिया था कि अगर वो सड़क पर निकलते हैं तो सुरक्षित रहते हैं। लेकिन पुलिस, पूरे प्रदेश की पुलिस, इस उनके जो मजबूत स्तंभ था कानून व्यवस्था, उसको चौपट करने पर तुली हुई थी, एकदम ध्वस्त कर दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। बहुत सारे क्राइम हो रहे थे और पुलिस वाले खुद क्राइम कर रहे थे। आप गोरखपुर की बात कर लीजिए, कानपुर की बात कर लीजिए, चंदौली की बात कर लीजिए, ललितपुर की बात कर लीजिए, बहुत सारी घटनाएं हुई।
इनसे पहले जो डीजीपी थे, चाहे हम ओपी सिंह की बात करें या अन्य की बात करें, अगर कोई बहुत गंभीर मामला हो गया तो घटनास्थल पर जाए या न जाए, लेकिन कम से कम बयान तो आता था। मुकुल गोयल नजर नहीं आए पूरे अपने कार्यकाल में कि किसी भी घटना पर वो कुछ बोल दें। दूसरे अधिकारियों ने बोला व्यवस्थाओं पर, लेकिन डीजीपी के तौर पर, पुलिस के मुखिया के तौर पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा उनका। बिल्कुल अवधेश, ये जब उनके काम में लापरवाही, यही आरोप पे उनको हटाया गया है कि काम में लापरवाही और रुचि ना लेना। तो रुचि लेने का सबसे बड़ा जो विषय है वो यही है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं जो आपने कही कि वो कहीं जाते नहीं थे, बाहर नहीं निकलते थे, कार्यक्रमों में अक्सर निजी कार्यक्रमों में दिख जाते थे, शादी ब्याह में दिख जाते थे, लोगों के कोई बुलाता था तो वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन जब कानून व्यवस्था की बात आती थी, जब अपराध की बात आती थी, तो वो कहीं अपनी कुर्सी से हिलते नहीं थे। नवा फ्लोर जो है, नवा तल उनका सिग्नेचर बिल्डिंग का, पुलिस मुख्यालय का, वहाँ से नीचे नहीं उतरते थे। डीजीपी कभी भी नहीं दिखे। एक मुझे याद आ रहा है कि वो हजरतगंज कोतवाली गए थे निरीक्षण करने, जब नए नए आए थे, तब उन्होंने 1 महीने बाद ही निरीक्षण किया था हजरतगंज कोतवाली का, और उसके बाद से शायद किसी कोतवाली का निरीक्षण भी नहीं किया उन्होंने, बाहर निकले ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, कई जगह पर चुनाव के दौरान भी कई जगह पर अराजकता हुई, कई जगह अपराध हुए, बहुत बड़े बड़े अपराध हो गए, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और प्रतिक्रिया तो दूर, जो पुलिस कटघरे में खड़ी है उसको लेकर उनका पक्ष सामने आना चाहिए था। कम से कम एक जो जिम्मेदार अधिकारी होता है वो अपनी तरफ से एक पत्र लिखता है और चेतावनी देता है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। ये चेतावनी भी मुकुल गोयल की तरफ से कभी पुलिस वालों को दी ही नहीं गई। तो ऐसी स्थितियां जहां पर नीचे की फोर्स क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, इस बात की डीजीपी मुकुल गोयल को कभी खबर ही नहीं रहती थी। कोई खबर नहीं रहती थी कि कौन प्रदेश में क्या हो रहा है, किस जिले में कौन सी घटना हुई है, उनको यह भी नहीं मालूम रहता था। कई बार घटनाएं होती हैं तो एक पत्रकार के तौर पर मैं उनसे पूछता हूं या फ़ोन करता हूं तो पता चला कि उनको जानकारी नहीं है, उनको पता नहीं है। कहते मैं पता करता हूं, मैं अभी जानकारी लेता हूं, फिर आपको अपडेट करता हूं। तो एक डीजीपी से अगर ये अपेक्षा कोई करे कि इस घटना, अगर मेरठ में कोई घटना हुई या कानपुर में हुई या गोरखपुर में हुई, और एक लखनऊ का पत्रकार उनसे, कोई भी पत्रकार उनसे फ़ोन करके पूछता है कि भाई मेरठ में ऐसी घटना हो गई, तो उनको जानकारी नहीं रहती थी। आप सोचिए, प्रदेश के मुखिया को क्राइम की जानकारी नहीं है, यानी नीचे के लेवल पर भी मैसेज ये था कि अफसर गंभीर नहीं है, अपने काम में रुचि नहीं ले रहा है, तो बताते भी नहीं थे। नीचे से भी ऊपर बताना बंद कर दिया। शुरुआत में जब नया नया अफसर आता है तब ये होता है कि अपनी सारी अप टू डेट की जाए, जो जिले में गुड वर्क हो रहे हैं, जो क्राइम हो रहे हैं, जो फॉलोअप्स हैं, जो क्रिमिनल पे काम हो रहा है, वो बताते थे सब डीजी स्तर के अफसर को, डीजीपी को। लेकिन यहाँ पिछले 11 महीनों के कार्यकाल में ये चीज़ें, ये परंपराएं खत्म हो गई, संवादहीनता हो गई। पुलिस मुख्यालय से डीजीपी के स्तर पर जिलों में संवादहीनता की स्थिति पैदा हो गई। अधिकारियों को निर्देश डीजीपी से नहीं मिलते थे, उनके जो मातहत हैं उनसे निर्देश मिलते थे कि क्या करना है। वही उनसे पूछते भी थे कि इस घटना पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जवाबदेही वही तय करते थे। और डीजीपी एक तरह से, जो सिंघम फिल्म आई थी कि डीजीपी तो गोली खा के सो रहा है, तो अपने डीजीपी मुकुल गोयल उसी तरह से गोली खा के 11 महीने सोते रहे, और उनकी ये नींद तब टूटी, चूंकि तोड़नी जरूरी थी। सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे थे, विपक्ष सवाल उठा रहा था कि क्राइम इतना हो रहा है, इतना अपराध हो रहा है, पुलिस वाले अपराध कर रहे हैं, सब जगह अपराध, हाहाकार मचा है। सरकार को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा कि उनको सम्मानजनक तरीके से डेपुटेशन पर भेजने के बजाय इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई है, तो एक सवाल और भी नागरिक सुरक्षा के पद पर कि ये माना जाता था कि कोई भी घटना हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा थाना सस्पेंड कर दीजिए, एसएचओ को सस्पेंड कर दीजिए या फिर जांच बैठा दीजिए, इससे ज़्यादा होता नहीं था। डीजीपी को जब हटा दिया गया तो क्या माना जाए कि बीते दौर में जो घटनाएं हुई हैं उन जिलों के जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी तलवार लटक रही है? क्योंकि ये भी आदत पुलिस की बीते 11 महीने में दिखी है कि भले ही स्पष्ट गलतियां दिख रही हों, स्पष्ट सवाल उठ रहे हों, लेकिन भरपूर बचाने की कोशिश की गई खाकी को और गलत को भी सही बताने की कोशिश की गई। ऐसे जिले के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी तैयार रखना चाहिए क्या सामान अपना? बिल्कुल अवधेश, चुनाव हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है प्रदेश का। अगर हम देखें पिछले 1.5-2 महीने के दौरान जो कानून की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति हुई है, जो अपराध बढ़े हैं, उससे कई पुलिस अफसर, जिलों के अफसर पर गाज गिरनी तय है। ये धीरे धीरे हो भी रहा है, कई हटाए गए। गाजियाबाद से सस्पेंड किया गया, अलंकृता सिंह यहाँ 1090 पे थी, उनको लापरवाही के चलते सस्पेंड किया गया। मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा है
कि बहुत सारे क्राइम हुए हैं, जो बड़े क्राइम हुए हैं, जहां पर नीचे से लेकर ऊपर तक की लापरवाहियां दृष्टिगोचर हुई हैं, उन मामलों में भी जो वहां के जिला पुलिस प्रभारी हैं उनको भी राडार पर रखा गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन अब ये कार्रवाई ज़्यादा होगी, चूंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि जो लिस्ट आएगी वो बड़ी संतुलित लिस्ट आएगी, जहां चूंकि चुनाव के दौरान किसी बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं मिली थी और जो शिकायतें मिली थी जहां से इक्का दुक्का वो शिकायतें पूरी करके वहां पर सर फेरबदल कर दिए गए। लेकिन अब जो लिस्ट आनी है उस लिस्ट में सामान्य तौर पर जो तबादले होने हैं, कई जगह जो सीनियर अफसर हैं यानी जो प्रमोशन हो चुका है जिनका, वो अभी उसी जगह पर तैनात है, यानी जहां एसपी होना चाहिए वहां पर एडीजी अफसर का अधिकारी को तैनात किया गया है। प्रमोशन की वजह से उसको हटाया नहीं गया, तो ऐसे अफसर तो हटाने ही है। लेकिन अब ये लिस्ट इसलिए भी बड़ी हो जाएगी कि और भी जो मुकुल गोयल के करीबी अफसर हैं, बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जिनको उन्होंने खुद पोस्ट किया, जिनको सिफारिश पे पोस्ट किया गया, वो राडार पर हैं। और इस लिस्ट में जो अगली लिस्ट आएगी उसमें सामान्य तबादलों के अलावा मुकुल गोयल की कंपनी के लोग, यानी जो उनका पूरा कुनबा है, जो करीबी लोग हैं, जो करीबी आईपीएस अफसर हैं, जिनको क्रीम जगह पर तैनाती दी गई है, जिसको कहते हैं पुलिस भाषा में मलाईदार पोस्ट पर तैनात किए गए हैं, वो सब राडार पर हैं और वो सब भी हटेंगे। बहुत सारे नाम हैं इसमें, कम से कम 8 जिलों के साफ भी कर दिया है कि मलाई खाने के दिन गए, अब काम करना पड़ेगा और जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा, चाहे वो डीजीपी क्यों ना हो। शुक्रिया विवेक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर परिसर के सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बदला जाएगा या फिर उन्हीं की देखरेख में परिसर का सर्वे जारी रहेगा। इस मामले पर वाराणसी सेशन कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और कल दोपहर 12 बजे इस मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर वाराणसी जिला कोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई, जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 12 बजे तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले में क्या क्या होगा। इस फैसले में साफ होगा कि सर्वे कमिश्नर बदलेंगे या नहीं। ज्ञानवापी सर्वे की अगली तारीख का ऐलान होगा और सेशन जज की मौजूदगी में सर्वे पर फैसला होगा कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। सर्वे कहां और कैसे होगा इस पर लिखित आदेश आएगा, क्योंकि शासन प्रशासन ने भी कहा है कि स्पष्ट आदेश हमें मिलने चाहिए। सुनवाई के दौरान किस पक्ष ने क्या दलील दी है, किसने क्या मांग की है, जानने के लिए दोनों पक्षों की बात सुनना जरूरी है। 2 घंटे कल की आर्गुमेंट का निर्णय कल आ जाएगा, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एडवोकेट कमीशन समय से पूरी की जाएगी। बातें पूरी की गई हैं, ताला तुड़वाया जाए, ताला खोला जाए, हमें उसकी वो नहीं है, लेकिन एडवोकेट कमीशन पूरी करने के लिए हमें तहखाने में ले जाया जाएगा। कल 12 बजे निर्णय आएगा, सुरक्षित किया गया है। कल 12 बजे क्लियर होगा किस तारीख को कब होगा निर्णय। कमिश्नर की ये भी बात रखी गई है कि स्वयं कोर्ट चल के वहाँ कराए इस चीज, उस पर कल निर्णय आएगा 12 बजे के लिए। सारी आर्गुमेंट्स कल कंक्लूड होंगी। देखिए, यहाँ पर जो बातचीत है उस पर यह निष्कर्ष निकल के आया कि अब जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है। आज हम लोगों ने जो उनकी 61 का एप्लीकेशन थी उसका डिटेल ऑर्डर ऑब्जेक्शन दाखिल किया और कुछ हमारे सरकारी डीजीसी वकील साहब ने भी एक एप्लीकेशन मूव किया था। उन सारे पर हर सभी पक्षों की तरफ से बहस सुनी गई है और ऑर्डर के लिए कल तारीख जो तो रिजर्व कर लिया गया। क्या खास मुद्दे और बिंदु आपने क्या किया? भाई उनकी जो प्रेयर है 61 का उस पर हम लोगों ने ये कहा कि जो चीज़ प्लेन्ड में नहीं होती है वो उसके लिए अलग से रिलीफ नहीं मांगी जा सकती, ये लॉ है। हिंदू पक्ष ने तो कहा कि भाई जो आदेश से आप लोगों को जो चीज़ें आपत्ति में थी उन पर भी ये आप लोग वादीगण कहा करिए। हिंदू जी वादी और प्रतिवादीगण हैं, तो आप प्रतिवादीगण हैं, तो जो वादीगण हैं उन्होंने ये कहा कि आप जिस तरह से बैरिकेटिंग को लेकर आदेश मांग रहे थे, तो क्या ये आदेश इसको भी लेकर बहस हुई? हाँ, उस पर वो उनकी 61 का एप्लीकेशन थी, उस पर मैंने डिटेल ऑब्जेक्शन किया, उस पर बहस हो गई है। अब कोर्ट अलाउ करती है या रिजेक्ट करती है, ये कोर्ट का काम है। जिस कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग पर कल फैसला आने वाला है, उन्होंने सुनवाई के बाद अपनी बात रखी। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने सर्वे में लगे पक्षपात के आरोपों पर जवाब दिया। कोर्ट में कार्रवाई में वादी प्रतिवादी द्वारा बहस की गई है हमारे आपत्ति पर। मैंने तो ये कहा है ना कि मैंने जो है न्यायालय के अनुपालन में जो भी न्यायालय का आदेश था सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्षता से किया हुआ है। ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जिससे न्यायालय की गरिमा प्रभावित हो। वीडियोग्राफी दोनों दिन हुई है, 2 दिन कार्रवाई हुई है, दोनों दिन वीडियोग्राफी हुई है और लगभग पहले दिन जो है 1.5 से 2 घंटे जो है हुई है और दूसरे दिन भी लगभग 1 घंटे हुई है।
डेट टाली नहीं, जो सबकी बहस सुन ली गई है, अनुमानतः कल तक जो है आदेश आ जाएगा। और बड़ी खबर मथुरा से है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में कल सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में कल सुबह हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 5 मई को मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने दायर की थी याचिका। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में कई मांगे की गई हैं। पहली मांग यह है कि निर्धारित समय के अंदर जन्मभूमि प्रकरण का निस्तारण हो। दूसरी मांग यह है कि जल्द निस्तारण के लिए अगर आवश्यक है तो रोज सुनवाई होनी चाहिए। तीसरी मांग यह है कि अगर विपक्षी पार्टी समय से हाजिर नहीं हो रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो। चौथी मांग यह है कि हाईकोर्ट अयोध्या की तर्ज पर मथुरा का सीधा ट्रायल अपनी निगरानी में कराएं। पांचवी मांग यह है कि लंबित प्रार्थना पत्र का जल्द निस्तारण हो। छठी मांग विवादित स्थल का मौका मुआयना हो, जिससे वहां की स्थितियां स्पष्ट हो पाए। राज ठाकरे और कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बहराइच के कैसरगंज पहुंचे भाजपा के कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह ने 5 जून को अयोध्या पहुंचकर राज ठाकरे के विरोध में जन समर्थन मांगा और ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की। सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे को अयोध्या क्या यूपी की सीमा में कदम नहीं रखने देंगे। अभी उन्होंने निर्णय लिया कि हम जाएंगे और अयोध्या दर्शन करेंगे राम जी का, और मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करना चाहते थे। और इसीलिए मैंने एक ट्वीट किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की जन भावना को समझते हुए नहीं मिलना चाहिए। और मैंने निर्णय लिया कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं मैं उनको अयोध्या नहीं आने दूंगा। यूपी विधानसभा में ई विधान सिस्टम को लागू किया जा रहा है। अब विधानसभा की सारी कार्रवाई सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसे लेकर आज यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के साथ इस पर सहमति बनी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सभी नए सदस्यों का प्रबोधन कार्यक्रम 20 और 21 मई को होगा, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 20 मई को करेंगे। ये विधान लागू करने के लिए भारत सरकार का सभी प्रदेशों को एक सुझाव गया था। मेरे को इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में ई विधान लागू करने के लिए सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हम पहल कर रहे हैं और हम सबसे पहले तो कर लेंगे। 24 जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई, जिससे किसानों के कंधों को मजबूत किया जा सके। लेकिन अब इस योजना में जब फर्जीवाड़े का मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद सरकार ने सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार एक के बाद एक योजना चला रही है, जिसमें से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, जिसने कई किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिला दी थी। लेकिन अब इस योजना में फर्जीवाड़े की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने साफ कर दिया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सिर्फ किसानों के लिए है और जो इसका हकदार नहीं है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, उसके लिए मानक निर्धारित रहा है और मानक के भीतर यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है जिसको सरकारी खजाने से वेतन मिल रहा है, जो लोग इनकम टैक्स पेई हैं या जिनकी आमदनी जो है इस प्रकार की है जिसके माध्यम से जो है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई करते हैं, तो वो उससे जो है वो लोग उससे बाहर हैं। और कहीं शुरुआती दौर में जो आधार कार्ड के बिना कुछ लोगों ने फीडिंग करा दिया था, अब आधार कार्ड के फीडिंग के बाद जिनको पोर्टल ने नहीं एक्सेप्ट किया है वो उससे बाहर हुए हैं। दरअसल ये योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत उन तमाम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सकता जो सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी है, जिनकी आय 2 लाख से ऊपर है, जो इनकम टैक्स भरते हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने साफ कर दिया है, योजना की शुरुआत हुई, समय कम था इसलिए डाटा नहीं डाल पाए, लेकिन अब PMFS पोर्टल बन गया है, जिससे इस योजना में पारदर्शिता आएगी
और वक्त पर सभी पात्र किसानों को योजना की किश्त मिलेगी। प्रशासनिक लापरवाही नहीं थी। उस समय योजना 24 फरवरी 2019 को यहाँ पर लॉन्च हुई थी और हमारे पास समय कम था, जिसके भीतर हमको लोगों को के डाटा को डालना था। जो हमारे पास किसान पारदर्शी योजना के भीतर जो लोग थे वो आधार से लिंक नहीं था, उसको हम लोगों ने डाला। अब PFMS पोर्टल बन गया है, जिसके माध्यम से आधार लिंक उसको कर दिया गया है और इस समय भी KYC के माध्यम से गाँव के भीतर उन सारे लाभार्थियों को KYC के साथ जोड़ा जा रहा है। फर्जीवाड़ा करके गरीबों और किसानों के हक पर जो डाका डाल रहे हैं, उनके खिलाफ योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है और उम्मीद है आने वाले दिनों में वो चेहरे सामने आए जिन्होंने किसानों के हक पर डाका डालने का काम किया, क्योंकि योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। ABP गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज की रिपोर्ट।